हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज का हमारा सेशन एमपीपीएससी पेपर 1 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमने जनरल नॉलेज हिस्ट्री से स्टार्ट किया है। जनरल नॉलेज हिस्ट्री पर आधारित यह हमारा लेक्चर क्रमांक 8 है, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले के हमारे सेशंस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज़रूर देखें, जिससे कि यह सेशन की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी हो और जिससे कि यहाँ से देखिए किस प्रकार से मतलब जनरल नॉलेज हिस्ट्री पर आधारित किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, या फिर इससे पहले की एग्जामिनेशन में किस प्रकार से एमपीपीएससी पेपर 1 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। ये सभी बातें यहाँ से आपके डाउट जो है क्लियर होंगे। साथ ही साथ एमपीपीएससी पेपर 1 के लिए फुल सिलेबस नोट्स, साथ ही साथ फुल सिलेबस एमसीक्यू, कंप्लीट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। यह जो फुल कोर्स है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर क्रमांक फर्स्ट के लिए, इसकी फीस मात्र 2000 रुपये है। एमपीपीएससी पेपर 1 के नए बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको इस ऑफिशियल्स नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। इन ऑफिशियल्स नंबर पे कांटेक्ट करके आप नए बैच को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ ग्लोबल ऑनलाइन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, स्टोर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर एमपीपीएससी की एग्जाम को सर्च कर लेना। डायरेक्ट आप ऐप से भी कोर्स को परचेज कर सकते हो। यहाँ कंटेंट के सेक्शन से आप सभी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, साथ ही साथ टेस्ट भी दे सकते हो, या फिर ऑफिशियल नंबर आप सभी के स्क्रीन पर विजिबल है, इस पर कांटेक्ट करके नए बैच को ज्वाइन कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। और जैसे कि आप सभी को पता है एमपीपीएससी पेपर 1 के लिए एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत यह हमारा लेक्चर 8 है, जिसका पहला प्रश्न है कुषाण वंश का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण राजा कौन था। कुषाण शासकों के बारे में यहाँ प्रश्न है और ऑप्शन है राजा कुडुल कडफिसेस, बी है विम कडफिसेस, सी है कनिष्क और डी है नन ऑफ अबाउ। यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम पूछा गया है तो सर्वप्रथम संस्थापक कुजुल कडफिसेस हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए कुषाण शासकों में पहले कुजुल कडफिसेस है जो कुषाण वंश के संस्थापक है। इसके बाद आते हैं विम कडफिसेस। अब विम कडफिसेस जो है इन्होंने भारत में सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के हम देखते हैं कि किस प्रकार से गुप्त काल में आए, फिर कनिष्क काल में सर्वाधिक शुद्ध सिक्के हमें देखने को मिलते हैं, है ना। उसी प्रकार से दूसरे कुषाण वंश की स्थापना कनिष्क ने की है, क्योंकि इनके टाइम पे देखिए कनिष्क जो है इन्होंने 2 राजधानियां बनाई थी। पहली इनकी राजधानी थी पेशावर और दूसरी इनकी राजधानी थी मथुरा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कनिष्क जो है द्वितीय अशोक के नाम से भी इनको जाना जाता है। उन्होंने जो है 78 ईस्वी माने कि नई संवत है ना 78 स्टार्ट किया था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संरक्षण दिया था। देखिए हीनयान, देखिए बौद्ध धर्म के अंतर्गत हम देखते हैं कि किस प्रकार से 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। एक है हीनयान शाखा और दूसरी थी महायान शाखा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कनिष्क जो है वह महायान शाखा को संरक्षण देते हैं। साथ ही साथ उनके शासन टाइम में हम देखते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति या फिर चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ। टोटल बौद्ध परिषद कितनी हुई है, तो टोटल हम देखते हैं कि 4 बौद्ध परिषद हुई है, जिनमें से चौथी जो है कुंडन वन यहाँ पर आयोजित की गई थी। कुंडन वन है ना, कुंडन वन कहाँ पर है तो काश्मीर में है। ठीक है, काश्मीर में कुंडन वन यहाँ पर हम देखते हैं कि कनिष्क के टाइम पर जो है बौद्ध संगीति, वो भी चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ठीक है, अंतिम महान शासक जो है इस कुषाण वंश के वासुदेव प्रथम थे। ठीक है, और साथ ही साथ भारत में देखिए पहले शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, वे कौन था, विम कडफिसेस थे। विम कडफिसेस याद रहेगा। तो इस प्रकार से यह कुषाण शासक जिनके संस्थापक कुडुल कडफिसेस है, इसके बाद विम कडफिसेस। कनिष्क जो है कुषाण शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है। साथ ही साथ इनके अंतिम कुषाण शासक जो महान है वासुदेव प्रथम हमें देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 2, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान पर
से थे? ए मगध, बी प्रयाग, सी उज्जैन और डी है सौराष्ट्र। वेरी करेक्ट आंसर हमारा उज्जैन है। शुंगों के पूर्वज मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में रहते थे। साहित्यिक और पुरातात्विक ऐसे दोनों ही प्रकार के अगर साक्ष्यों को बारे में देखें तो हमें देखने को मिलता है कि शुंग जो है ना, शुंग वंश उज्जैन में जो है स्टेबल थे, माने उनके पूर्वज जो है उज्जैन में रहा करते थे। ओके, साथ ही साथ मगध के दक्षिणी बिहार में एक प्राचीन राज्य भी इन्होंने स्थापन किया था। शुंग वंश के बारे में देखें तो पुष्पमित्र द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई और इसके अंतिम देखिए पुष्पमित्र शुंग जो है उन्होंने क्या किया, मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम शासक थे जिनका नाम था बृहद्रथ। ठीक है, इनकी हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना की है जिसको हम शुंग डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो शुंग इनकी राजधानी पहले तो पाटलिपुत्रा थी। ठीक है, पाटलिपुत्र के साथ साथ इनके प्रमुख केंद्र में उज्जैन, मथुरा, साकेत, सांची और साथ ही साथ कपिलवस्तु का समावेश होता है। पहले तो इनकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी लेकिन बाद में इन्होंने विदिशा को अपनी राजधानी बना ली, है ना। पहले संस्थापक पुष्पमित्र थे, इसके बाद अग्निमित्र आए। ठीक है, जिन पर आधारित कालिदास जी की रचना है मालविका अग्निमित्रम। इसके बाद भागभद्र आते हैं, इसके बाद देवभूति, है ना। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि शुंग डायनेस्टी मौर्यों के बाद आई थी। इसके बाद का क्वेश्चन 3 है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट और अत्याचारी व हीन है, यह कथन जो है किसके द्वारा दिया गया? ए सिस्टर निवेदिता, बी सावित्रीबाई फुले, सी एनी बेजेंट और डी है बाल गंगाधर तिलक। वेरी करेक्ट आंसर है इसका भगिनी निवेदिता, माने सिस्टर निवेदिता। इनका रियल नेम मार्गारेट एलिजाबेथ नोबेल है। इनका जन्म 1867 में एक आयरिश परिवार में हुआ था, है ना। साथ ही साथ हम देखते हैं कि स्कॉटलैंड आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता, यह साथ ही लेखक थी, शिक्षक थी और स्वामी विवेकानंद की शिष्या भी थी। इसको आईएमपी कीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ हम देखते हैं कि चलिए हम देखते हैं कि अपने मित्र मिस मैक्लियोड जो है इन्होंने 1900 से लेकर 1905 के बीच लिखे गए पत्र, कई पत्रों से ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा जो है अपनी व्यक्त की है। ऐसा ही एक पत्र है जिसमें उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की हर दिशा में मूल भ्रष्ट और अत्याचारी मतलबी इस प्रकार से टीका जो है की है। साथ ही साथ हम देखते हैं 13 अक्टूबर 1911 में दार्जिलिंग में सिस्टर निवेदिता का निधन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सिस्टर निवेदिता, इनके बारे में यह इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन 4 है, शेर शाह का उत्तराधिकारी? ए है सुजात खान, बी है इस्लाम शाह, सी है फिरोज शाह और डी मोहम्मद शाह आदिल। सो वेरी करेक्ट आंसर बी इस्लाम शाह। ठीक है, अब देखिए शेर शाह जो है ना, इन्होंने द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की है, क्योंकि पहला अफगान लोदी वंश रहेगा और सेकंड अफगान जो शासन है यह स्थापन करता है शेर शाह सूरी। ठीक है, अब शेर शाह सूरी इनके मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि उनके उत्तराधिकारी यानी कि उनके पुत्र इस्लाम शाह, जिनका रियल नाम जलाल खान था, यह गादी पर आते हैं। जलाल खान जो है उपाधि, माने कि जब इनका राज्याभिषेक होता है तब वह इस्लाम शाह की उपाधि धारण करते हैं। सूर साम्राज्य के संस्थापक जो थे शेरशाह सूरी थे। ठीक है, चलिए ये क्या थे? अफगान थे, इसलिए सूर वंश जो है इसको द्वितीय अफगान वंश के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह जो है इन्होंने चौसा की लड़ाई की। चौसा की लड़ाई 1539 में हुई थी, किसके साथ? मुगल बादशाह हुमायूं के साथ। ठीक है, हुमायूं को हराया और सूर राजवंश की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, चलिए साम्राज्य की राजधानी बिहार में सासाराम थी। इस प्रकार से सूरवंश हमें देखने को मिलता है। यह सूरवंश के शासक थे, जिसमें हम संस्थापक शेरशाह सूरी, इनके बाद इस्लाम शाह, फिर फरूज शाह सूरी है, मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी और लास्ट में आदिल शाह सूरी को देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 5 है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? ए महात्मा गांधी जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी यूसुफ मेहर अली और डी है अरुणा आसफ अली। तो भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली। ओके,
तो देखिए यूसुफ मेहर अली यह समाजवादी कांग्रेसी और भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के अल्पज्ञात नायक थे। 1947 में प्रसिद्ध नारा भारत छोड़ो का दिया है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बॉम्बे यूथ लीग और नेशनल मिलिशिया सभी उनके द्वारा स्थापित किए गए संगठन हैं। किनके द्वारा? यूसुफ मेहर इनके द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्रमांक 6 की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी है ना कहाँ थी? प्रारंभ में पूछा है, ठीक है, प्रारंभिक अर्ली है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की वेस्टर्न प्रेसिडेंसी के बारे में पूछा है। ए सूरत, बी सातारा, सी है बॉम्बे और डी है पणजी। पश्चिम माने कि यह जो हमारा क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र पर हम देखते हैं कि पश्चिम फैक्ट्रीज, ठीक है। चलिए, तो यह है हमारी सूरत, क्योंकि यहाँ प्रारंभिक पूछा है और बॉम्बे जो है ना बाद में बनेंगी। किस प्रकार से? तो देखिए, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी में पहले हम देखते हैं 1618 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सूरत में एक कारखाना स्थापन करती है, ठीक है। तब हम देखते हैं कि मुगल सम्राट होते हैं इस टाइम पे जहांगीर द्वारा एक चार्टर प्रदान किया जाता है और सूरत में फैक्ट्री स्थापन करने की अनुमति दे दी जाती है। इस काल में बॉम्बे जो है ना पुर्तगाली नियंत्रण में था, लेकिन इस टाइम पे 1661 में हम देखते हैं ब्रिटिश सरकार माने कि इस समय जो ब्रिटिश का इंग्लैंड का राजकुमार रहते हैं चार्ल्स द्वितीय, ठीक है, इनका विवाह जो है पोर्तुगीज राजकुमारी से हो जाती है और पोर्तुगीज राजकुमारी का नाम है कैथरीन ब्रेगेंजा, ठीक है। इनसे विवाह हो जाता है। अब देखिए, पोर्तुगीज से ब्रिटेन का जो है वैवाहिक संबंध स्थापन हो जाने के कारण हम देखते हैं कि बॉम्बे जो है यह हुंडा जो कहते हैं ना हम, डावरी है ना, इसके दहेज के रूप में दिया जाता है, ठीक है। यही से हम देखते हैं कि यह चार सेकंड जो होते हैं वह देखते हैं कि यह जो पूर्व का क्षेत्र है वहाँ पे कौन इस समय कंपनी विद्यमान है। तो उसी से हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को है ना 1668 में जो है ना 10,000 पाउंड जो है वार्षिक आय पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। इसी से ही शुरुआत में हम देखते हैं सूरत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय होता है, लेकिन 1668 के बाद माने कि 1687 में बॉम्बे जो है ना इसको मेन केंद्र के रूप में मान्यता दी जाती है, माने कि केंद्र बदला जाता है, सूरत से बॉम्बे किया जाता है। 7th हमारा क्वेश्चन है प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, यह किसकी किताब है? इसके लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरा, बी है JRD डाडा, बी है GD बिरला और डी है पट्टाभी सीतारामैया। देखिए, यह बुक नेम है ना, तो यह है एम विश्वेश्वरा। देखिए, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एम विश्वेश्वरा एक इंजीनियर और राजनेता थे। 1934 में पॉन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया यह पुस्तक लिखी, ठीक है। इनकी अन्य रचनाओं में हम देखते हैं रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया 1920, मेमोरीज ऑफ माय वर्किंग लाइफ 1951, अनएम्प्लॉयमेंट फॉर इंडिया, इट्स कॉज एंड फ्लोर 1932 और स्पीचेस। यह सभी रचनाएं किनकी है? एम विश्वेश्वराय इनकी है, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 8 पर आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए हरि सिंह गोपाट, बी है हरि प्रसाद, सी श्यामलाल वर्मा और डी है प्रभाकर डुंडीराज। अभी देखिए, यहाँ जो प्रश्न है ना, प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो प्रश्न में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में असहकार है ना आंदोलन, तो असहकार आंदोलन 1920 में शुरू होता है और पर्टिकुलर मध्य प्रदेश का नेतृत्व प्रभाकर डुंडीराज द्वारा किया जाता है ना। चलिए, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है कि महान योद्धा ताता टोपे ने किसके धोखा दिया था? ठीक है, ए राजा भोज, बी है जीत सिंह, सी है करण सिंह और डी है मान सिंह। तो इनको धोखा किसने दिया था? मान सिंह ने दिया था ताता टोपे को, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए कि ताता टोपे नरवर के राजा मान सिंह के विश्वासघात कर अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लेते हैं, ठीक है। बाद में हम देखते हैं कि ताता टोपे के साथ जंगल में ही जो है मान सिंह के द्वारा विश्वासघात किया जाता है
और नरवर का राजा जो होता है मान सिंह अंग्रेजों कर मिलकर गद्दारी करता है और तात्या तोपे को 7 अप्रैल 1859 को पकड़ लिया जाता है सोते हुए। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप सभी को पता है कि किस प्रकार से जो है 1857 में उठाव होता है ना। उठाव जब होता है तो पर्टिकुलर सभी क्षेत्र जैसे लखनऊ में हम देखते हैं या फिर हम झांसी में देखते हैं, है ना, तो पर्टिकुलर सभी क्षेत्र में 1857 का उठाव होता है ना। तो उसके नेतृत्वकर्ता आप सभी को पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह जो आपका टॉपिक रहेगा मोर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि 1857 का उठाव जो है मेरठ छावनी से स्टार्ट होता है ना। तो उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में जो है 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वह कहाँ से शुरू होता है। ऑप्शन ए है ग्वालियर, बी जबलपुर, सी मुरैना और डी है नीमच। तो इसका वेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा नीमच, क्योंकि मध्य प्रदेश में नीमच से ही हम देखते हैं कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वह स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये सभी सवाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका वेरी करेक्ट आंसर डी है। देखिए इसी प्रकार से सेशन जो है ना इसको देखिए, क्योंकि एवरी डे मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। सिर्फ टॉपिक ही नहीं तो इसमें डिस्क्रिप्टिव वे से भी बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आपको यह वीडियो लेक्चर्स में कोई भी डाउट ना रहे। साथ ही साथ आपको वीडियोस किस प्रकार से लग रहे हैं या फिर और कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको इंक्लूड चाहिए या फिर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है, वह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। साथ ही साथ ऐसे ही यह सीरीज चलेंगी। सेशन को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से MPPSC पेपर 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ नए बैच को जुड़िए। ऑफिशियल नंबर आपके स्क्रीन पर विजिबल है, इन नंबर का उपयोग करके आप न्यू हमारी बैच जो है इसको ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से गाइडेंस भी मिल सके। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से सेशन को देखना है, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए।